हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलो तो आज मैं स्टार्ट करूंगा प्लस टू का टॉपिक। इसमें हम लोग स्टडी कर रहे थे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ स्टडी कर चुके थे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वो भी स्टडी कर चुके थे हम लोग। और आज जो स्टडी करेंगे कि कूलम फोर्स वेक्टर में, कूलम फोर्स मीडियम में ज़्यादा होता है वैक्यूम में ज़्यादा होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ये क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे, है ना। और इसी चैनल पे मैं एक बार और रिमाइंड करा दे रहा हूँ आपको कि इसी चैनल पे 11th का भी लेक्चर अपलोड हो रहा है और प्लस टू का भी हो रहा है। और हम लोग कवर करेंगे जेईई मेन एडवांस, नीट, AIPMT, नीट कवर करेंगे, जेईई मेन एडवांस कवर करेंगे और थोड़ा भी टेंशन ना लें, बोर्ड भी कवर करेंगे। मतलब CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, जैक बोर्ड, जो भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड भी कवर करेंगे, जेईई मेन एडवांस भी करेंगे और नीट भी कवर करेंगे। तो जब फिजिक्स की बात हो, है ना, अगर वो IIT JEE हो, मेडिकल हो, नीट हो, कहीं भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा हम लोग आसानी से करेंगे, करते जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्लस टू का। और हाँ, आपको मैंने बोला था कि इसे सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। इससे क्या होगा, आपके कांटेक्ट में जो फ्रेंड है उसे भी मिल पाएगा वीडियो, या जिसको भी नीड है उससे मिल पाएगा, या इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कूलम्स लॉ को कंपेयर करेंगे, मीडियम में भी कंपेयर करेंगे और वैक्यूम में भी कंपेयर करेंगे। तो चलिए देखिए, कूलम फोर्स हमने पढ़ा है मीडियम मान लेते हैं। ये चार्ज Q1 और ये चार्ज क्या Q2। डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस R मान लो। दिस इज द मीडियम। यह एक मीडियम है और मीडियम में दो चार्ज है और डिस्टेंस कितना है चार्ज के बीच का R। अब देखो फोर्स लिखोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ये थ्योरी आप ऑलरेडी पढ़े हो। कूलम फोर्स में मैं पढ़ाया हूं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। अब देखो बच्चों कि अगर मीडियम में आ जाता है तो ER से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। मतलब यहां पर जो आप ER देख रहे हो ये एक्स्ट्रा आ गया। ये क्यों आया, मीडियम में अगर आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे, अगर ये वैक्यूम होता तो ER नहीं होता, सेम फॉर्मूला होता। अगर मीडियम आ गया तो ER से हम डिवाइड कर रहे हैं। ER मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो डेवलप हो रहा है किसके कारण डेवलप हो रहा है, मीडियम के कारण हो रहा है। अगर वैक्यूम की बात करें तो एज यूजुअल रहेगा, जो आप ऑलरेडी पहले पढ़े हो। पहले क्या पढ़े हो आप ऑलरेडी पढ़े हो वैक्यूम में पढ़े हो, क्या पढ़े हो, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज क्या R मान लिए हम लोग। और फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो इसे आप मान लें F डैश और इसे F रहने दें। अब याद रहे कि जो पेयर यहां पर है मीडियम में है Q1 Q2, सेम पेयर को वैक्यूम में रखे हैं। मतलब डिस्टेंस R और ये जो डिस्टेंस R है, दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। और जितना चार्ज Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड मीडियम में है उतना ही मैग्नीट्यूड वैक्यूम में है। मतलब सेम सिस्टम को हमने वैक्यूम में रख दिया। अब वैक्यूम में रख दिए तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है,
एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसको एफ मान लिए। मीडियम में जब आया तो मीडियम में एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, अगर ध्यान से आप देखें 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, क्लियर है, इनटू ई आर, एप्सिलॉन नॉट के बाद इनटू ई आर है। तो ई आर जो डेवलप हुआ, ई आर से जो डिवाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मीडियम में है। अगर मीडियम में कैलकुलेट करना है फोर्स तो अपने को ई आर से डिवाइड करना होता है। अब इसको आप 1 मान लें और इसको क्या 2 मान लें, और 1 2 को अगर कंपेयर करें, थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, 1 और 2 को कंपेयर करें तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ वाई ई आर लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना। मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, एफ के बराबर होगा। तो एफ अपॉन ई आर हो गया, मतलब एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन ई आर। और देखो ई आर रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी का, इसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, इसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो जब 1 से बड़ा होगा और इसको डिवाइड करेंगे एफ में, तब ये एफ डैश के बराबर हो रहा है। मतलब ये 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए। तो एफ का क्या वैल्यू हो, चूंकि आप ई आर का वैल्यू आपको पता है कि ग्रेटर देन 1 होता है, तो ग्रेटर देन 1 से डिवाइड करेंगे तो एफ ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, इस एफ डैश से बड़ा होना चाहिए, तभी बड़ा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो एफ डैश से एफ हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए एफ डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कूलम फोर्स इन मीडियम, कूलम फोर्स इन मीडियम, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ कूलम फोर्स इन वैक्यूम। एफ क्या रिप्रेजेंट किया, कूलम फोर्स इन वैक्यूम। एफ डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कूलम फोर्स इन मीडियम। तो आप कह सकते हैं कि मीडियम में हमेशा कूलम फोर्स का वैल्यू कम होगा और वैक्यूम में हमेशा कूलम फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये डिफरेंसेस है। मतलब यू कैन से दैट वैल्यू ऑफ सेम सिस्टम, सेम पेयर in the medium is always less than compared to vacuum। मतलब कोई सेम पेयर को, सेम सिस्टम को अगर मीडियम में रखें और उसी सिस्टम को अगर वैक्यूम में रखें तो वैक्यूम में बड़ा वैल्यू आएगा, मीडियम में छोटा वैल्यू आएगा, ठीक है, कम होगा। वो मैं यहाँ बता दिया हूँ बिकॉज आपको पता है कि ई आर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होगा, क्लियर है। अब मैं रिलेट कर रहा हूं रिलेटिव परमिटिविटी, हाँ, और क्या परमिटिविटी इन वैक्यूम एंड परमिटिविटी इन मीडियम। चलिए ध्यान से देखिएगा, ई आर इंटू ई नॉट इज इक्वल टू ई। एक्चुअल में इसको क्या एप्सिलॉन आर और इसको एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन बोलेंगे, ठीक है। तो अगर ई आर कभी भी निकालना होगा, आप याद रखेंगे इसको, मैं ये बता दिया हूं आपको कि देखिए एप्सिलॉन में आर एक्स्ट्रा एडेड है, एप्सिलॉन में एप्सिलॉन नॉट एक्स्ट्रा एडेड है, मतलब आर और ये जीरो जैसा जो आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा एडेड है, तो इसको आप एक साथ ही रखेंगे, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा, है ना, ई। तो चलिए ई आर जब निकालना होगा तो ई आर इज इक्वल टू व्हाट, ई बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिखेंगे आप। अब देखिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी इन मीडियम, मीडियम, ठीक है, परमिटिविटी इन मीडियम। इसको क्या बोलेंगे, परमिटिविटी इन वैक्यूम, ठीक है, परमिटिविटी इन वैक्यूम। मतलब एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी इन वैक्यूम, एप्सिलॉन को बोला जाता है परमिटिविटी इन मीडियम, आई आर को क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी, क्लियर है। अब चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं समझाना आपको चाह रहा हूं कि ई आर इज इक्वल टू ई बाय एप्सिलॉन नॉट हुआ। अब देखो ये जो ई आर है और एप्सिलॉन है, ये मीडियम में, मतलब अगर एयर ले लें तो एयर में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम हो जाता है, कैंसल हो जाएगा, तो ई आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ई आर इज इक्वल टू
1 लिख सकते हो। किस में? एयर में। एयर एक ऐसा मीडियम है जिसका कि बिहेवियर वैक्यूम जैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन का वैल्यू सेम होता है। कहाँ? एयर में। अगर मान लो हम लोग बात करें वैक्यूम का, तो वैक्यूम में भी दोनों क्या होगा? वैक्यूम में भी क्या आ जाता है? सेम आ जाता है ना? वैक्यूम में भी ER1 होता है और एयर में भी ER1 होता है। लेकिन एयर अगर आप छोड़ दें, कोई भी मीडियम ले, कोई भी मीडियम ले, ठीक है, दुनिया में कोई भी मीडियम कंसीडर कर लें, उस समय E का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। तो ग्रेटर देन 1 हो गया और ये क्या हो गया? मतलब E हमेशा बड़ा होगा इससे। अब बड़ा को छोटा से डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा होगा, मतलब ER क्या होगा? ग्रेटर देन, ER ग्रेटर देन क्या? ER ग्रेटर देन 1 होगा। कहाँ? कभी भी किसी भी मीडियम में। तो याद रहे कि वो मीडियम जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? एयर नहीं होना चाहिए, है ना? अब वैक्यूम में तो 1 होता ही है ना? वैक्यूम में भी 1 होता है, एयर में भी 1 होता है। 1.003 होता है, लेकिन 1 ही मान लेते हैं हम लोग इसमें, एयर में भी। ठीक है, किसका वैल्यू? एप्सिलॉन का। तो चलो समझ गए, इसको याद रखना। इसको याद क्या रखेंगे? जैसे मैं फिर से नोट करके लिख दे रहा हूं, ER ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 1। तो देखिए इसमें ये कभी कभी पूछा जाता है, तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? ER अगर 1 है तो क्या बोलेंगे? वैक्यूम जैसा, वैक्यूम में 1 होता है, तो 1 अगर वैक्यूम में हम रख दें तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, देखिए ध्यान से देखिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिए इससे सारा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो वैक्यूम में अगर ER1 रख दें तो ER का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये तो 1, अगर 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे नहीं पड़ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो देखो वैक्यूम में ऐसा ही पढ़े थे हम लोग। तो ER1 मतलब वैक्यूम जैसा। अगर वैक्यूम नहीं है, मीडियम एयर है, फिर भी ER क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कह सकते हो कि कूलम फोर्स हम लोग जनरली वैक्यूम में कैलकुलेट करते हैं, अगर एयर में भी कैलकुलेट करें तो उतना ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर एयर छोड़ दिया जाए, कोई दूसरा अदर मीडियम लिया जाए, उस समय ER1 नहीं होगा। उस समय ER क्या होगा? उस समय ER का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, जो कि मैं बताया भी यहाँ पे हूँ। ER ग्रेटर देन 1 कहाँ पे? किसी भी मीडियम में, है ना? तो अगर ये 1 से बड़ा होगा तब डिवाइड करेंगे इस होल वैल्यू को, तो इस फोर्स में क्या आएगा? चेंजेस होगा, कुछ अलग वैल्यू आएगा, है ना? मतलब ये आपको याद रखना है कि ER ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। अगर 1 है तो इसे आप वैक्यूम में कह सकते हैं या एयर में कह सकते हैं। अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये हमेशा मीडियम में हो गया। ठीक है बच्चों, चलो तो हम लोग कूलम फोर्स पे एक नॉमेरिकल देखते हैं, एक नॉमेरिकल कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द, क्वेश्चन क्या दिया हुआ? कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज एज शोन इन फिगर वेयर गिवन डाटा क्या है? Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये फिगर दिया हुआ है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, और डिस्टेंस सभी का क्या है? L। इसका मतलब हो गया, क्वेश्चन आप समझिए, जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि क्वेश्चन समझ में नहीं है आपको। अगर क्वेश्चन आप समझ गए तो आसानी से, अगर कंसेप्ट पता है, अप्रोच करने आपको आता है, तो आसानी से आप उसका सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे, है ना? तो चलिए मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूं और आप सीखेंगे। देखिए Q1 चार्ज इस वर्टिसेस पे है, Q3 यहां पर है, Q2 कुछ यहां पर है। अब आपसे पूछा गया है कि इस चार्ज पे कितना फोर्स होगा ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डायग्राम जो दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसी में मैं सॉल्व कर लेता हूं, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा।
ये Q2 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो F1 2 हो जाएगा। ये Q3 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, F1 3। ठीक है, अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया ये, तो ये एंगल कितना 60, ये एंगल भी क्या 60, ये एंगल भी क्या 60 डिग्री। तो ये इसका अपोजिट एंगल हो गया, ये कितना 60 डिग्री। अब देखिए आपके पास चैलेंजेस क्या है कि अगर आपको F13 और F12 पता चल जाए तो इसका रिजल्टेंट आप आसानी से निकाल लेंगे। चलिए मैं सिखा रहा हूं उसको, आप सीख जाएंगे निकालना भी। तो देखो 2 के कारण 1 पे फोर्स लगा, इसलिए F12 हमने लिखा। अब मैं इसको पहले स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, इसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, है ना। F12 लिखा रहे तो इसे आप पढ़ोगे फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। सेकेंड चार्ज के कारण इस चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लगा उसको इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया। अब देखिए F13 की बात करें तो समझ रहे होंगे कि इसे मैं क्या बोलने वाला हूं, क्या लिखूंगा। 1 है ना पहले, तो क्या लिखोगे, फोर्स ऑन चार्ज क्या 1 ड्यू टू चार्ज 3, है ना। देखो 1 पे चार्ज पे 3 के कारण कुछ फोर्स लगा, डायरेक्शन ये हो गया, क्लियर है। अब चलिए देखिए इसको तो आप समझ गए। अब मैं अगर इसका वैल्यू देखना चाहूं F12, क्योंकि इसका और इसका रिजल्टेंट जब कैलकुलेट करेंगे इस पे, इसके कारण इस चार्ज पे फोर्स ये, इसके कारण इस चार्ज पे फोर्स ये, क्लियर है। अब इसका और इसका दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहेंगे तो इसका भी वैल्यू पता होना चाहिए हमें, इसका भी वैल्यू पता होना चाहिए हमें, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं F12। तो F12 निकालना है, 1 और 2 को देखिए, डिस्टेंस क्या L, यहाँ पे चार्ज क्या Q2, यहाँ पे चार्ज क्या Q1। तो आप लिख सकते हो, देखो कूलम फोर्स याद आ रहा है ना। इस दोनों को जब देखेंगे आप तो इसे आप भूल जाइए कुछ देर के लिए, हमेशा नहीं, कुछ देर के लिए। क्या होगा, क्या लिखोगे, K Q1 Q2 बाई क्या L का स्क्वायर। अब देखो Q1 Q2 Q के बराबर दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्या लिखोगे, K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। किसका वैल्यू आ गया, F12 का आ गया, ठीक है। अब चलिए देखिए F13 अगर देखेंगे तो सिमिलरली 1 और 3 को देखिए, चार्ज Q1, चार्ज क्या Q3, तो क्या लिखोगे, K Q1 Q3 बाई L का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 Q के बराबर, तो Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये इसका वैल्यू आ गया, यहाँ से देखिए ये इसका वैल्यू आ गया। चलिए हमारे पास वैल्यू भी आ गया। अब रिजल्टेंट की मैं बात करूं, रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो यार, क्लास 11th में वेक्टर तो पढ़े ही होंगे आप, मैं मान के चल रहा हूं कि आप पढ़े होंगे, लेकिन चूंकि मान के चल रहे हैं तो थोड़ा सा हिंट मैं दूंगा कि अगर आप भूल भी गए होंगे तो आपको परेशानियां नहीं होने देंगे। देखिए ये देखो यार, अगर कभी वेक्टर ये A हो जाता था, ये कभी वेक्टर B हो जाता था, ठीक है, ये थीटा मान लिए, थीटा मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ यहाँ पर। तब देखिए इसका रिजल्टेंट हम लोग लिखते थे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये लिखते थे। ये वेक्टर में पढ़े होंगे, ये वेक्टर A वेक्टर B एंगल बिटवीन A एंड B थीटा, तो हम लोग रिजल्टेंट कुछ ये लिखते थे ना। तो चलिए देखिए, तो ये कुछ A के जैसा ही है और ये कुछ B के जैसा ही है, ठीक है ना। स्पेस कम होने के कारण इसे मैं समझाने के बाद हटा दे रहा हूँ।
चलिए देखिए, अब देखो इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ ऊपर में होगा, एफ आर से रिप्रेजेंट कर दिए। एफ आर का मतलब हो गया रिजल्टेंट फोर्स, एफ आर का मतलब रिजल्टेंट फोर्स, मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट कुछ ये है। अब चलो ध्यान से देखो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, इस वैल्यू को तुम याद रखना, या फिर मैं ऐसा करता हूं कि मैं यहां पे लिख ले रहा हूं। चलिए देखिए, एफ आर का अगर मॉड लगा दें तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, F13 का होल स्क्वायर प्लस F12 का होल स्क्वायर प्लस 2 F12 और क्या F13 और क्या cos थीटा। चलिए, ए कुछ ए के जैसा, ये कुछ बी के जैसा, ये कुछ आर के जैसा। तो देखिए हमने आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हमने ये बताया था। और अब देखो हमने बताया भी था और फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये जो थीटा होता है, थीटा एंगल होता है, ये किसके बीच का एंगल होता है, इसके पहले वाला देखना लेटर को, F12 है F13 है, मतलब F12 और F13 के बीच का जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन F12 एंड F13 इज नॉन एज एंगल ऑफ, इज नॉन एज एंगल, ये थीटा जो होगा क्या होगा, इसके और इसके बीच का एंगल होगा, है ना। तो चलिए, इसके और इसके बीच एंगल कितना है 60, तो मैं थीटा हटा करके डायरेक्ट 60 लिख सकता हूं, ठीक है। तो क्या आएगा वैल्यू, F13 का देखिए वैल्यू करे हुए, F12 का वैल्यू करे हुए, है ना। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, 2 बार है तो होल स्क्वायर, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, है ना। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, एफ आर इज इक्वल टू √3 और क्या स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा के क्यू बाई एल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है ना, इसका ये कुछ आएगा, समझ गए। चलो तो प्यारे बच्चों, एक सवाल मैं और करता हूं इस पे, ये पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्योंकि वेक्टर से रिलेट करके मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज X ऑन इन फिगर गिवन Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4 इज इक्वल टू Q, है ना। तो देखिए फिगर दिया हुआ है, फिगर में देखिए आप देखेंगे फिगर में तो साइड L, L, L और L, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर पे हमने चार्ज लिया, इस कॉर्नर पे क्या Q1, Q2, Q3 एंड Q4। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज, ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज इट मीन्स ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज, मतलब इस चार्ज के कारण इस पे, इस चार्ज के कारण इस पे, इस चार्ज के कारण इस पे। तो इसको आप आसानी से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे सवाल आते हैं। तो देखिए क्या होगा, 4 के कारण इस पे क्या होगा, 1 पे 4 के कारण, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 4। 1 पे 2 के कारण कुछ ये होगा, मतलब F12 मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। अब देखिए 3 के कारण इस पे 3 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, मतलब आप लिखेंगे F13, है ना। अब देखो इस पे इसके कारण कुछ ये फोर्स, इस पे इसके कारण कुछ ये फोर्स, इस पे इसके कारण कुछ ये फोर्स। क्लियर है। अब चलो ध्यान से देखो,
ये डिस्टेंस एल, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा √2l। मतलब इसके ये दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस एल है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस एल है। यहाँ पे देखिए इस पेयर में दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, √2l। क्लियर है। अब चलो देखो आसानी से देख लेंगे। देखो ये चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड सबका सेम है, Q1 = Q2 = Q3 = Q4 = Q हो गया। तो चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम। तो आप कह सकते हैं, क्या कहेंगे आप कि F14 = F12 सेम होगा, और कितना होगा कि Q1 कितना, Q1 अरे 4 भी है तो Q ही होना वैल्यू ना, और Q2 कितना, Q डिस्टेंस कितना L, तो L का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। अब देखिए F13 हमें निकाल लेना है, तो F13 कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू के, इसको भी Q मान लें, इसे भी क्या Q मान लें, डिस्टेंस क्या √2l का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू KQ²/2l²। यहाँ पे भी क्या KQ² डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, या फिर Q भी लिखूँ, क्योंकि जिसका मोटा दिमाग समझने में दिक्कत होगा, KQ²/l²। ठीक है। चलो देखो हमने इसका वैल्यू निकाल लिया। अब मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा कुछ कंसेप्ट, उसे आप देखेंगे बहुत अच्छे से, तब ये क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो यार, इसका और इसका अगर 90 डिग्री पे होता है तो इसका और इसका एक रिजल्टेंट होगा इसके बाइसेक्टर एंगल में, तो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगाइए और इसके कारण जो रिजल्टेंट होगा कुछ इसी लाइन पे होगा। मतलब 90 डिग्री से है तो इसका और इसका रिजल्टेंट इसी लाइन के लॉन्ग होगा, F13 के लॉन्ग। तो मैं FR मान लेता हूं, FR। तो ये जो FR है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स। तो किसका, इसका और इसका। अगर इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा FR के जैसा। तो FR का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो FR का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर 90 डिग्री एंगल है इसके और इसके बीच में, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे F12 का स्क्वायर प्लस क्या F14 का स्क्वायर, प्लस देखो +2 F14 cos थीटा लिखें, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, तो एंगल कितना हो गया 90, तो cos 90 क्या होगा 0 हो जाएगा ना, तो लास्ट वाला टर्म टोटल 0 हो जाएगा। इसे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया तो लास्ट वाला टर्म 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि cos 90 0 हो जाता है, और रिजल्टेंट में अपने को पता है कि 2ab cos थीटा होता है, तो थीटा 0 90 तो cos 90 0 इंटू समथिंग 0, तो लास्ट वाला टर्म 0 हो गया, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, क्या मिलेगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट F12 F14 का वैल्यू देखिए कितना है, KQ²/L², है ना। तो आप क्या लिखेंगे 2 KQ²/L² का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √2 KQ²/L², ये आ गया। क्लियर है। तो FR का वैल्यू कितना आ गया, √2 KQ²/L²। क्लियर है ना, इसका और इसका रिजल्टेंट। अब देखो यार, वेक्टर में आप पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं बता रहा हूं कि दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होता है तो उसको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आप ऐड करेंगे तो क्या लिखोगे, ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, रिजल्टेंट FR डैश, है ना। ये क्या लिखोगे आप, मतलब इसको और इसको जो ऐड कर रहे हैं उसको हमने FR डैश मान लिया है, क्योंकि F और R तो ऑलरेडी माने हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, FR प्लस क्या F13
क्योंकि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 बाय क्या, L² प्लस F13 को क्या लिख सकते हैं, ऑलरेडी करे हुए हैं, KQ²/2L²। ठीक है, ये वैल्यू होगा। और ये वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, है ना, इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं, ये वेक्टर फॉर्म में है। जैसे मान लो कि ये I कैप है, ये J कैप है, यहाँ I होता है, यहाँ J होता। क्लियर है, मतलब वेक्टर फॉर्म में हमने FR ये बताया, ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, चलो, तो आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे रिजल्टेंट। अगर इसका मैग्नीट्यूड कभी बोला जाए, इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड, ये तो वेक्टर फॉर्म में हमने निकाल रखा है, डायरेक्ट वैल्यू रख दिए, इसका जो भी है, इसका जो भी है वैल्यू रख दिए, जो भी डायरेक्शन होगा वो साथ में रहेगा, है ना। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर बोला जाए FR का, तब क्या करोगे, दैट इज इक्वल टू कितना, FR का स्क्वायर प्लस क्या, F13 का स्क्वायर प्लस क्या, 2F13 FR और कितना cos थीटा। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म हो जाएगा, मतलब थीटा उस समय एंगल बिटवीन F13 और FR हो जाएगा। तो FR और F13 के बीच के एंगल कितना, 0 डिग्री, मतलब cos 0 हो जाएगा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म, जो मैं वैल्यू रख के यहाँ बता दिया हूँ। चलो बच्चों, हम लोगों ने कूलम्स लॉ देख लिया, वेक्टर फॉर्म देख लिया, मीडियम में क्या होगा, वैक्यूम में क्या होगा, इसको भी देखा। फिर कुछ न्यूमेरिकल उस पे देखा हमने, वेक्टर का यूज करके कैसे सॉल्व करना है, इसको देखा। अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑन मीडियम, है ना, कि दो चार्ज है, उसके बीच में एक मीडियम को ले आओ। अगर एक मीडियम आ गया, अगर एक मीडियम आ गया, तब कूलम फोर्स में क्या इफेक्ट होगा, मतलब इस मीडियम के कारण क्या इफेक्ट होगा, इसे देखना है अपने को। तो सबसे पहले देखो, ये जो डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच में, ये डिस्टेंस में इफेक्ट आएगा सबसे पहले। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसे आप देख लें। जैसे R इफेक्टिव अगर देखें तो ये क्या होगा, मतलब Q1 और Q2, अगर ये मीडियम नहीं होता तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, सॉरी, क्या देखते हैं हम लोग कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2/R², ये तो आपको पता है। लेकिन मीडियम आने के कारण क्या हो गया, देखिए R इफेक्टिव मतलब डिस्टेंस में इफेक्ट आ जाएगा, चेंज होगा। क्या होगा, जितना डिस्टेंस है उसे लिख लो, माइनस जितना मीडियम का लेंथ है माइनस कर लो, कर दिए, प्लस जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये रूट कर लो, रूट के, और कितना इसका डिस्टेंस है T, तो T, है ना, ये हो गया R इफेक्टिव, ये इफेक्टिव डिस्टेंस हो गया। क्लियर है। अब आप अगर कूलम फोर्स देखें तो कूलम फोर्स F इज इक्वल टू क्या, K Q1 Q2/R इफेक्टिव का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो R इफेक्टिव तो निकाले हुए ना हम लोग, तो उसको सिंपली यूज R इफेक्टिव का वैल्यू पुट कर दे, मतलब कूलम फोर्स जो होगा K Q1 Q2 कितना R-T प्लस क्या रूट के T का होल स्क्वायर, दिस इज योर वैल्यू। क्लियर है। तो आसानी से आप समझ गए, कोई मीडियम होगा तो क्या करना है, टोटल डिस्टेंस माइनस मीडियम का जो डिस्टेंस है प्लस रूट के टाइम्स इनटू दिस डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है। अगर मान ले कि बहुत सारा मीडियम होता, एक नहीं बहुत सारा, ठीक है, एक ही बार में, मतलब n नंबर ऑफ n मीडियम अगर होता तो क्या करते, चलिए देखिए। डॉट 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 बहुत सारा है ना, चलो मान लिए इसको आप Q1 मान लें,
इसे आप क्या मान लें, Q2 मान लें, ठीक है। Q1 कुछ यहां पर है। अब देखो इसको क्या मान लो, R1, इसे क्या मान लो R2, इसे क्या मान लो R3 डॉट डॉट डॉट, इसे क्या मान लो Rn। ये क्या होगा K1, ये क्या K2, ये क्या K3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या Kn। क्लियर है ना। तो देखिए अब देखो दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज है। अब दो चार्ज के बीच में क्या होगा, बहुत सारा मीडियम रखा हुआ है। कितना मीडियम है, नंबर ऑफ एन मीडियम, नंबर ऑफ एन टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डिस्टेंस हर मीडियम का है अलग अलग, R1, R2, R3 डॉट 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 Rn। अगर आपको कूलम फोर्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे आप, ध्यान से देखो। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई, अब देखो करता जा, क्या लिखोगे, रूट K1 R1 प्लस क्या, रूट K2 R2, K2 है ये, प्लस रूट K3 R3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या, रूट Kn और क्या Rn का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ गया वैल्यू। मतलब हमने क्या करा कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन रूट K1 R1 प्लस रूट K2 R2 प्लस रूट K3 R3 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या, रूट Kn Rn का होल स्क्वायर। ये आ गया फोर्स का वैल्यू, आ गया ना। अलग अलग मीडियम था तो देखो डिस्टेंस कैसे चेंज हुआ। दिस इज कॉल्ड व्हाट, आर इफेक्टिव, अंदर वाला जो टर्म है टोटल, ये आर इफेक्टिव है, ठीक है। चलो तो हम लोगों ने देखा कि अलग अलग मीडियम था तो उसका कुछ ये वैल्यू लाए थे हम लोग जस्ट इसके पहले, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए जो पहले आया। अब क्या किए कि जो बहुत सारा मीडियम था जो कि अभी डायग्राम में नहीं था ना, K1 K2 K3, उस सबको हम लोग एक मीडियम मान लिए। जैसे कि 10th में आप पढ़ते होंगे आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, या आगे पढ़ाएंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, है ना, तो वहां देखेंगे तो सारा मीडियम को एक मान लिए तो उसको हम लोग के इफेक्टिव कह सकते हैं। तो के इफेक्टिव के मान लिए हम लोग कि सारा मीडियम एक साथ है। और Q1 और ये क्या Q2, तो आप जानते हैं कि इस समय फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई क्या, रूट के और क्या, रूट के आर का स्क्वायर। क्लियर है, ये मान लिए। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड, है ना। अब देखो फर्स्ट एंड सेकेंड को ध्यान से देखो, तुम फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखोगे तो LHS सेम है, RHS सेम होगा, तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। चूंकि स्पेस नहीं है इसके बाद हम लोग इक्वेट कर दे रहे हैं इसको। चलिए देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, आप पॉज करके देख लेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√KR, और हाँ यहाँ पे जो R रिप्रेजेंट कर रहा है ना टोटल लेंथ को कर रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट जो था ना, क्योंकि K इफेक्टिव K लिए और R इफेक्टिव R ले लिए, तो दैट इज इक्वल टू कितना, 1/ क्या हो जाएगा, रूट K1 R1 प्लस रूट K2 R2 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या, रूट Kn Rn का होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पावर तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए क्या लिखोगे,
रूट के आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट K1 R1 प्लस रूट K2 R2 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या, रूट KN RN। तो देखिए K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, K इफेक्टिव रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रूट K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रूट K1 R1 प्लस क्या, रूट K2 R2 प्लस डॉट 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 प्लस क्या, रूट KN RN बाय R। मैं बताया था ये R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल लेंथ R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। तो आप लिख सकते हैं, देखो रूट को उधर ले जाओ RHS में, क्या होगा, K इज इक्वल टू रूट K1 R1 प्लस रूट K2 R2 प्लस डॉट 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 प्लस क्या, रूट KN RN अपॉन R1 को ब्रेक कर ले रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस क्या, RN का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए देखिए K इज इक्वल टू अगर समेशन फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे आप, रूट K और क्या R बाई समेशन क्या लिखोगे, R I से N तक, I से N तक। क्लियर है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया है ना, और इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर लिख लेंगे। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है, मतलब आप ओवरऑल का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे भी जो स्क्वायर है ना ये टोटल पे है, ठीक है, ये टोटल पे है ब्रैकेट, क्योंकि देखो ये आ रहा है ना तो रूट जाएगा तो टोटल पे हो जाएगा। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, दिख रहा है साहब से। मतलब आप K इफेक्टिव लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। K इफेक्टिव कभी भी निकालना हो, समेशन रूट K R I to N अपॉन समेशन R I to N का होल स्क्वायर। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ K इफेक्टिव, है ना। चलिए जैसे मान लो 10 टर्म है तो स्टार्टिंग से 10 तक जाएगा, सबको ऐड करते जाएंगे, समेशन तो आपको पता होगा। जैसे मान लो ये 10 तक है, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस R10 तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो बच्चों, मैं इफेक्ट ऑन मीडियम पे अभी थ्योरी बताया आपको, इस पे एक सवाल कर लेते हैं, सारा कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए प्यार से आप देखें, समझें। तो मैं बताया था आपको कि क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता है, बस उसे समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, 2 चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस of 100 centimeter in air and force between them is F. Now dielectric slab of thickness 20 centimeter inserted between them, then force becomes half. Then find the dielectric constant of medium. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 सेंटीमीटर। तब उस समय उसका फोर्स क्या है, F है, हम लोग F मान लेंगे। बाद में क्या हुआ, उसके बीच में एक स्लैब लाए, एक मीडियम का, उसका थिकनेस 20 सेंटीमीटर है। इसको जैसे ही रखे तो फोर्स जो पहले था वो क्या हो गया, आधा हो गया, है ना। तब आपसे पूछा जा रहा है कि K का वैल्यू क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, ये बताना है आपको। चलो ध्यान से देखो, तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है Q1 है, ये Q2 है, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो इस समय फोर्स कितना होगा, देखो 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ये 100 सेंटीमीटर। तो देखिए फोर्स अगर इससे देखें क्या मिलेगा,
के Q1 Q2 बाई 100 का स्क्वायर। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट। बाद में क्या बोला जा रहा है, बाद में क्या बोला जा रहा है इसमें, कि बाद में बोला जा रहा है कि एक स्लैब है, कितना इसकी है थिकनेस 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस थिकनेस को हम लोग इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट कर दिए, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर दिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस दो चार्ज के बीच में जब इस स्लैब को रखेंगे जिसका 20 सेंटीमीटर थिकनेस है, तब जो फोर्स होगा चार्ज का वो क्या हो जाएगा, पहले जितना था है ना वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखो यहां दिया हुआ है, इंसर्टेड बिटवीन देम देन फोर्स बिकम्स हाफ, मतलब ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अपने को मालूम है कि किसी भी चार्ज के बीच में जब मीडियम रखते हैं तो फोर्स क्या होता है, उसको निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए, मैं बताया था आपको F इज इक्वल टू निकालना हो क्या, K Q1 Q2। R इफेक्टिव सिर्फ चेंज होता है, क्या चेंज होता है, R इफेक्टिव। तो R इफेक्टिव क्या होगा, टोटल डिस्टेंस मतलब 100 माइनस जो इसका डिस्टेंस है कितना 20 प्लस रूट के, मैं रूट के इंटू थिकनेस का, इंटू थिकनेस जो डिस्टेंस है स्लैब का क्या 20 का होल स्क्वायर, इसे एफ डैश मान लीजिए। क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप स्लैब को रखते हैं, ठीक है, तब जो ये एफ डैश आएगा वो किसके बराबर होगा, इनिशियल में जो फोर्स हमने निकाला था ये इक्वेशन 1 में, ये कितना, ये हाफ हो जाएगा जब इसको रखते हैं। तो जब इस स्लैब को रख देते हैं तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो स्लैब को जब हम रखें और अकॉर्डिंग टू इफेक्ट ऑन मीडियम के अनुसार स्लैब को रखने के बाद हमने फोर्स कुछ ये कैलकुलेट किया, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि आप स्लैब अगर रख दें तो इनिशियल जो फोर्स था वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। स्लैब नहीं था तो ये फोर्स था, स्लैब रख दिए तो कह रहा है कि इनिशियली जो फोर्स था F वो आधा हो जाएगा, मतलब F/2 हो जाएगा। और स्लैब रखने के बाद जो फोर्स निकाले हैं वो कुछ ये आया F डैश, इसका मतलब है कि F डैश किसके बराबर हो जाएगा, F/2 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो चलिए इसको आप कर लेंगे, मैं ही कर दे रहा हूं। तो चलिए क्या लिख सकते हैं आप इसे, F डैश इज इक्वल टू F/2। तो F डैश कितना, K Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा 100 माइनस 20 80 प्लस रूट के 20 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2। और F का वैल्यू कितना था, K Q1 Q2 बाई कितना 100 का स्क्वायर। देखिए कैंसल हो गया, तो आप क्या लिखोगे 2 इंटू 100 का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए दैट इज इक्वल टू 80 प्लस रूट के 20 का होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं आप, 2 को √2 लिख लें तो √2 100 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 80 प्लस रूट के इंटू 20 का होल स्क्वायर। पावर कैंसल हो गया, आप क्या लिखेंगे √2 100 इज इक्वल टू 80 प्लस क्या रूट के 20। आप 80 को इधर ले आओ, क्या आ जाएगा 80, मतलब लिख सकते हो √2 को कितना लिख सकते हो 1.414 इंटू 100 माइनस 80 इज इक्वल टू क्या √k इंटू 20। ठीक है, √k इंटू
20। ठीक है, अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, 2 जीरो शिफ्ट हो जाएगा, 141.4 हो गया और -80 इज इक्वल टू व्हाट, रूट के 20। क्लियर है। अब चलिए देखिए 80 को माइनस कर देंगे तो आप 20 से डिवाइड कर लीजिए, मतलब रूट के इज इक्वल टू 141.4 माइनस 80 बाई क्या 20। आप के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 141.4 माइनस 80 बाई क्या 20 का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर में आ जाएगा, मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। तो आसानी से आप समझ के देखिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था कि जो इनिशियली फोर्स था मैं निकाल लिया, बोला डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद फोर्स आधा हो जाता है, मतलब ये फोर्स आधा हो जाएगा F/2, और स्लैब रखने के बाद अपने को पता है कि फोर्स कुछ ये होगा, मतलब ये जो फोर्स हो रहा है वो इनिशियली जो फोर्स है जब स्लैब नहीं रखे थे उसके आधा के बराबर है। तो हमने इसको लिख लिया क्वेश्चन से, यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आया हमारा, फिर सिंप्लीफाई कर लिए के आ गया, उसको कर लेंगे। देखो जैसा कि मैं हर बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, बस उसे समझना है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, टू आइडेंटिकल स्फीयर हैविंग चार्ज q एंड मास m आर सस्पेंडेड थ्रू टू आइडेंटिकल a string of length L from a rigid support. Distance between the sphere becomes x and the angle between the string becomes 2 theta. Then find the value of x. मतलब क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए कह रहा है ये कोई रिजिड सपोर्ट है यहां पे, है ना, और 2 स्ट्रिंग है और ब्लॉक से कनेक्टेड है, उसका मास कितना, चार्ज। जब ये सेपरेट किया, सेपरेट कुछ ऐसा किया, तब जो इसका थीटा है क्या है, 2 थीटा है। तो आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या थीटा, बाइसेक्टर हो जाएगा। और यहां पे पार्टिकल का चार्ज क्या q, मास क्या m, यहां भी जो स्फीयर है, ये स्फीयर है ना, स्फीयर है, इसका चार्ज q और मास क्या m। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब देखो लेंथ दिया हुआ स्ट्रिंग का कितना l, तो इसका भी लेंथ ऑफ l मान लेंगे और इसका भी लेंथ ऑफ l मान लेंगे। तो बोला गया है कि इस रिजिड सपोर्ट से 2 ब्लॉक है, स्फेरिकल है ना, 2 ब्लॉक है, स्फीयर आइडेंटिकल स्फीयर है, मतलब मास भी सेम होगा और चार्ज भी सेम होगा। जैसे ही नीचे आता सेपरेट कितना से होगा, वो 2 एंगल से, 2 थीटा से, एंगल 2 थीटा से क्या होगा, सेपरेट कर जाएगा। अब यहां पे जो चार्ज है इसका, यहां जो चार्ज है, यहां जो मास है, यहां जो मास है, सेम है। अब देखो अपने को मालूम है कि यहां टेंशन डेवलप होगा, स्ट्रिंग है, ये थीटा है तो ये क्या होगा, अपोजिट एंगल थीटा हो गया। कंपोनेंट ब्रेक करिए तो क्या होगा, अरे टी कॉस थीटा, ऊपर टी कॉस थीटा हो गया। अब ये कंपोनेंट क्या होगा, टी साइन थीटा। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस क्या है x, तो ये हाफ है ना, ये आधा क्या हो जाएगा x/2, और ये भी कितना होगा x/2, क्योंकि टोटल सेपरेट करा गया क्या x। यहाँ थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, बड़ा नहीं है, मिड है, तो ये जितना ये उतना ही है ना, बाइसेक्टर ही है। चलो देखो इसका वेट है तो डाउनवर्ड में क्या होगा mg। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको रिपेल किया तो इधर क्या होगा, फोर्स होगा, कूलम फोर्स। मतलब ये टी था, कंपोनेंट ब्रेक हुआ टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा, और नीचे mg वेट के कारण।
और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा कूलम फोर्स। मतलब ऊपर कौन सा फोर्स, टे कॉस थीटा, नीचे क्या mg, इस डायरेक्शन में क्या RHS टुवर्ड्स राइट साइड टे साइन थीटा, और लेफ्ट साइड क्या कूलम फोर्स। अब देखो इन इक्विलिब्रियम में आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, एनएलएम जैसा लग रहा होगा आपको। एनएलएम अगर थोड़ा भी ध्यान से पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो याद तो याद रहा होगा। देखिए क्या लिखोगे इन इक्विलिब्रियम में, क्या लिखोगे, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन फर्स्ट, और क्या टी साइन थीटा इज इक्वल टू fc, कूलम फोर्स। इसका वैल्यू लिख लेते हैं, क्या होगा k q स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर है। अब चलो देखो इसे 2 मान लेते हैं। अब देखो 2 को क्या करो, डिवाइड कर दो 1 से, तो टी टी कैंसल, साइन बाय कॉस क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, k q स्क्वायर बाय mj इंटू एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, मान लिए। चूंकि ये चार्ज पार्टिकल है, जब सेपरेट होगा तो वो थीटा बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पे सेपरेशन में थीटा काफी स्मॉल होता है। अगर आपको ये पता है कि इफ थीटा इज क्या वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अप्रोक्स किसके बराबर, थीटा के बराबर। मैथ्स में ही पढ़े होंगे, हालांकि पढ़ेंगे लेकिन ऐसा होता है, ये मैं कह रहा हूं, आपको जानना है, सीखना है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू ट्रायंगल में देखिए क्या होगा, दिस बाय दिस होगा ना, P ये एंगल है तो परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, तो क्या लिखोगे x बाई 2 अपॉन एल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, x बाई 2l हो जाएगा, होगा। और आप जानते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर, और tan थीटा किसके बराबर है, tan थीटा देखिए इस वैल्यू के बराबर इक्वेशन 3 में। तो अब थोड़ा ध्यान से देखें, इसे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो आप लिख सकते हो इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, और साइन थीटा tan थीटा के बराबर होता है, ये आपको पता है, मैं बताया हूं कि एंगल बहुत छोटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 4 मान लिया। अब देखते हैं हम लोग फ्रॉम 3rd एंड 4th क्या लिखोगे, x बाई 2l इज इक्वल टू k q स्क्वायर बाई क्या mg x स्क्वायर। x निकालना तो x को इधर लाओ, 2l को उधर ले जाओ, तो x क्यूब इज इक्वल टू k q स्क्वायर इंटू क्या 2l, 2 k q स्क्वायर l बाई क्या mg लिख सकते हैं हम लोग। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k q स्क्वायर l बाई mg पावर क्या 1/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना, समझ रहे इससे।